लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्रतिरोध माध्यम में सरल रेखीय गति, कि किसी प्रतिरोध माध्यम में सरल रेखीय गति क्या होती है। जब कण को ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब कण नीचे की ओर आता है तो उसमें कण की गति का समीकरण क्या होता है, ये पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर मेरा प्रतिरोध सिर्फ वेग के समानुपाती है, जब n बराबर 1 है, हमने ये पढ़ा था कि जो प्रतिरोध होता है वो कण के वेग की n घात के समानुपाती होता है। और हमने फिर डेरिवेशन सोल्व किए थे जिसमें ये था कि प्रतिरोध वेग के समानुपाती, यानी n बराबर जब 1 है तो उस केस में जब कण ऊपर की ओर जाता है और जब नीचे की ओर आता है तो हमारे पास कण की गति की समीकरण क्या होती है वो हमने फाइंड की थी। क्लियर है। मैंने वहाँ पे आपको एक चीज़ बता दी थी कि जो अंतिम वेग होता है वो सिर्फ उसी कंडीशन में फाइंड किया जाता है जब कण नीचे की ओर आता है, मतलब नीचे की ओर आने पर ही कण की गति उसमें अंतिम वेग फाइंड किया जाता है। इसलिए जब मैंने डेरिवेशन सोल्व कराया था कि कण को ऊपर फेंका गया है तो उसमें जो मैंने जब अंतिम वेग v डिफाइन किया था वो किस लिए किया था, किस इक्वेशन से, नीचे की ओर इक्वेशन से ही। क्लियर ये चीज़ ना। अब है हमारा, जब तो n बराबर 1 था उसके लिए हमने सोल्व कर लिया था। अब है कि जो प्रतिरोध है वो वेग के वर्ग के समानुपाती है। आपको जो भी क्वेश्चन देगा, ठीक है, या डेरिवेशन सोल्व करवाएगा, वो ये लिख कर देगा कि प्रतिरोध वेग के समानुपाती है, इसका मतलब है n बराबर 1 है, ठीक है। और अगर ये देगा कि प्रतिरोध वेग के वर्ग के समानुपाती है तो इसका मतलब n बराबर 2 है। आपको डेरिवेशन और क्वेश्चन में इंक्लूड होंगे। ये 4 डेरिवेशन मैं आपको करा रही हूँ, चारों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं और इन्हीं डेरिवेशन के ऊपर बेसिस हमारे क्वेश्चंस हैं। अगर आपको ये डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ गए तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो अब है हमारा कि जब जो प्रतिरोध है माध्यम का वो कण के वेग के वर्ग के समानुपाती, यानी n बराबर 2 हो तो जब कण ऊपर की ओर जाता है या नीचे की ओर आता है तो उस केस में कण की गति का समीकरण क्या होगा ये हम पढ़ेंगे। तो देखिए सेकंड केस, वेग के वर्ग के समानुपाती प्रतिरोध के अधीन एक कण की ऊर्ध्वाधर गति, यानी कण के जो प्रतिरोध है वो वेग के वर्ग के समानुपाती है तो उस कंडीशन में कण की गति का समीकरण क्या होगा वो हमें चेक करेंगे। n बराबर 2 है। क्लियर है ना। देखिए स्टेटमेंट, एक कण विराम अवस्था से गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक ऐसे माध्यम में होकर गिरता है जिसका प्रतिरोध उसके वेग के वर्ग के समानुपाती। इसकी गति की विवेचना कीजिए कि एक कण है वो विराम अवस्था से, यानी एक बिंदु है जो कि विराम अवस्था में है, उस बिंदु से वो कण गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक ऐसे माध्यम में गिरता है जहाँ प्रतिरोध वेग के वर्ग के समानुपाती है तो उस केस में कण की गति का समीकरण क्या होगा वो हम चेक करते हैं, ठीक है। माना एक m द्रव्यमान का कण विराम अवस्था से उस माध्यम में गिराया जाता है जिसका प्रतिरोध वेग के वर्ग के समानुपाती है। ये तो आपको इसमें डिफाइन कर दिया स्टेटमेंट में। तो हमने मान लिया कि एक कण है जिसका द्रव्यमान क्या है, m है, और उस m द्रव्यमान के कण को विराम अवस्था से उस माध्यम में गिराते हैं जहाँ प्रतिरोध क्या है, वेग के वर्ग के समानुपाती है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर आपको डिफाइन करके देगा, ऊर्ध्वाधर हो या क्षैतिज हो। यहाँ पर सिर्फ ऊर्ध्वाधर केस में ही डिफाइन हो रहा है, अगर वो क्षैतिज में करेगा तो वो इंक्लूड करके देगा। आपको पता है क्षैतिज इस तरीके से डिफाइन होगी और ऊर्ध्वाधर इस तरीके से डिफाइन होगा। तो ये हमारी ऊर्ध्वाधर है, ये बिंदु ए है जो कि विराम अवस्था में है। अब बिंदु ए विराम अवस्था में है तो यहाँ पर वेग क्या होगा, v 0 होगा, ठीक है। कण को यहाँ विराम अवस्था से फेंका गया है क्योंकि प्रतिरोध क्या है, वेग के वर्ग के समानुपाती, वेग के वर्ग के समानुपाती है तो यानी r इस समानुपाती v², यही होगा। समानुपाती का साइन जब आप हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, तो वो कांस्टेंट मैंने डिफाइन कर दिया k, और m है मेरा कण का द्रव्यमान। क्लियर है। तो प्रतिरोध क्या हो गया, m के v², जहाँ k समानुपाती स्थिरांक है और m कण का द्रव्यमान है। क्लियर है। m g कण का बल है जहाँ m द्रव्यमान है और g गुरुत्वीय त्वरण है। क्लियर है। ये जो बिंदु P है वो किसी समय t पर कण की स्थिति, यानी t समय पर जो मेरा कण है वो किस पर स्थित होगा, बिंदु B पर स्थित होगा जहाँ उस कण का वेग क्या है, v है। इस बिंदु A से P की दूरी क्या है, x है। क्लियर है ये डायग्राम ना। देखिए माना t समय पर कण
की स्थिति क्या है, P है, जहाँ AP इज इक्वल टू x है और वेग क्या है, v है, कि किसी समय t पर जो मेरा कण है वो किस पर स्थित है, बिंदु P पर स्थित है, जहाँ इसकी बिंदु A से दूरी तो x है और इस वेग क्या है, v है। तो इस बिंदु P पर कण की गति का समीकरण क्या होगा, m। कण नीचे की ओर आ रहा है और जब नीचे की ओर आता है तो समीकरण डिफाइन करते हैं mg माइनस r। एम डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी माइनस आर, और आर क्या है, एम के वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से एम जी हमने कॉमन ले लिया है, 1 माइनस के अपॉन जी इंटू वी स्क्वायर। एम से एम कैंसिल आउट, क्या बचेगा, डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस के अपॉन जी वी स्क्वायर। एक चीज़ और डिफाइन कर रही हूँ, ये डेरिवेशन और आपकी जो बुक के डेरिवेशन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैंने कल भी बोला था कि मैं सिर्फ इसमें से कॉमन इसलिए कर रही हूँ ताकि सोल्व करना इजी रहेगा। ठीक है, डेरिवेशन वही सेम है, उन्होंने वहाँ कॉमन नहीं लिया बुक में, मैंने यहाँ पर एक कॉमन लेके सोल्व किया। तो इससे आप कंफ्यूज मत होना कि बुक में इस तरीके से और इसमें इस तरीके से, डेरिवेशन वही है, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ आपको ईजी करने में, सोल्व करने में आसानी होगी बुक के कंपेरिजन में। ठीक है, नाउ अब मैंने मान लिया कि जो कण का अंतिम वेग है वो क्या है, कैपिटल V है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू, यानी जब आपने कण को इस विरामावस्था A से नीचे की ओर फेंका तो अंतिम वेग किस पे फाइंड करता है, यहाँ जहाँ स्मॉल v बराबर हो गया कैपिटल V के, जो कैपिटल V है कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर कण का अंतिम वेग v है तो उस कंडीशन में हमने कल पढ़ा था त्वरण क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जैसे त्वरण का मान 0 हो गया यानी ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के, तो g तो इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण है और कांस्टेंट है वो, यानी 0 क्या होगा, 1 माइनस के अपॉन जी इंटू वी स्क्वायर, इस v की जगह कैपिटल V, तो v का मान क्या हो गया, अंडर रूट जी अपॉन के। इसका मान समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, यानी v स्क्वायर क्या है, g अपॉन के, तो k अपॉन जी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वी स्क्वायर। क्लियर है, समीकरण 1 में मान रख दिया। नाउ डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर किसकी वैल्यू है, त्वरण की वैल्यू, और हमने त्वरण की दो वैल्यूज और पढ़ी थी, एक तो थी v dv ओवर dx और दूसरी थी dv ओवर dt। क्लियर है, ये त्वरण हमने यहाँ मान रख दिया, यहाँ v स्क्वायर हमने एलसीएम ले लिया, ये इक्वेशन होगी। अब हमें वही रिलेशंस फाइंड करने हैं कि दूरी x और वेग v में क्या संबंध होते हैं, दूरी x समय t में क्या संबंध होते हैं, वेग v और समय t में क्या संबंध होते हैं। क्लियर है, वो इस इक्वेशन सोल्व करेंगे। क्लियर है, एक चीज़ और बता देती हूँ, जब आपको x और v में संबंध ज्ञात करना है तो v dv ओवर dx लोगे, क्योंकि v और x में। जब v और t में संबंध ज्ञात करना है तो आप ये इक्वेशन लोगे, dv अपॉन dt लोगे। ठीक है, और जब x और t में ज्ञात करना है तो आपकी जहाँ यहाँ इससे वेग का मान निकलेगा v, उस इक्वेशन में इस वेग v की जगह क्या पुट कर दोगे, dx ओवर dt। नाउ अब है हमारा फर्स्ट, दूरी x तथा वेग v के मध्य संबंध। कि आपको x और v के बीच में रिलेशन निकालना है तो त्वरण का कौन सा मान लोगे, v dv ओवर dx, तो समीकरण 3 से। क्लियर है, v और x के चरों को पृथक कर लीजिए तो आपकी क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन आएगी। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन कैसे करोगे आप इसका, ये स्मॉल v के रिस्पेक्ट हो रहा है जो कि वेग कैपिटल V कांस्टेंट है, क्या करोगे, v स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर को क्या मान लोगे, t मान लोगे। जैसे ही इसको यहाँ पर t मान लोगे तो आपका इस समाकलन सोल्व हो जाएगा, जो क्या मिलेगा आपको, माइनस हाफ log v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एक्स अपॉन वी स्क्वायर माइनस c1 अपॉन 2। जहाँ ये कॉन्स्टेंट वैल्यूज है, मैंने 2 किस लिए लिया है, ताकि ये 2 कैंसिल आउट हो जाए, और माइनस भी इसलिए लिया है कि माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मान, क्योंकि जो c1 होते हैं समाकल स्थिरांक वो शेष अचर होते हैं, जिसका मान हम कुछ भी डिफाइन कर देते हैं। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मैंने ये मान डिफाइन किया है। क्लियर है, -2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे -2 से आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी इक्वेशन क्या होगी, log v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू -2g अपॉन वी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस में c1। क्लियर है ना। अब मुझे कांस्टेंट c1 की वैल्यू चाहिए, तो आप ये देखिए कि स्टार्टिंग जो आपका पॉइंट है a, ठीक है, विराम अवस्था में, और अगर ये विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में वेग क्या है, 0 है, और जो दूरी x है वो भी क्या हो गई, 0, यानी x बराबर भी 0 और v बराबर 0। ठीक है, तो नाउ इनिशियली पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु ए पर, बिंदु ए पर वेग क्या है, 0 है, x भी क्या है, 0 है। समीकरण 4 में पुट कर दीजिए तो c1 का मान क्या होगा, log v स्क्वायर। c1 का मान समीकरण 4 में रखिए तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी। नाउ
2gx अपॉन वी स्क्वायर को इधर ले आइए और log v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर को इधर ले जाइए। log a माइनस log b क्या हो जाएगा, log a अपॉन b। यहाँ से x क्या हो गया आपका वी स्क्वायर अपॉन 2g log v स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर। आगे आपकी इक्वेशन x और v में, ये समीकरण 5 दूरी x और वेग v के बीच में संबंध को शो करती है। क्लियर है ये चीज ना। अब हमें फाइंड करना है वेग v तथा समय t के मध्य संबंध कि क्या होते हैं। v और t के बीच में निकालना है तो आपको क्या लेना होगा, त्वरण का मान dv ओवर dt। समीकरण 3 से वापस से क्या लोगे, इक्वेशन वही है dv ओवर dt। v और t के पक्ष v और t के चरों को क्या कर लोगे, यहाँ से पृथक कर लीजिए। पृथक कर लिया उसके बाद समाकलन कीजिए। क्लियर है। 1 अपॉन dv अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आपने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, dx ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन 2a log a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस में x। ये इंटीग्रेशन होता है dx ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। उसी फॉर्म में यहाँ x क्या है स्मॉल v और a क्या है कैपिटल v। तो इसका समाकल क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2v log v प्लस v अपॉन v माइनस v। dt का हो गया t, c2 समाकल स्थिरांक। अब बिंदु a पर ही, क्योंकि इनिशियल कंडीशन विराम अवस्था से फेंका जा रहा है तो कंडीशन भी आपको वहीं से डिफाइन करनी है। तो वो बिंदु a विराम अवस्था पे है, वहाँ वेग का मान भी 0 है, दूरी भी है और टाइम भी क्या है 0 है, क्योंकि कण वहाँ पर स्थिति है विराम अवस्था में जिस पर कोई टाइमिंग नहीं लगी हुई है। तो v और t दोनों का मान क्या है 0। यहाँ पुट करोगे ये 0, आपका क्या बचेगा ये 0 log v अपॉन यानी log 1 और log 1 का मान क्या होता है 0, यानी C2 का मान क्या हो गया आपका यहाँ से 0। C2 का मान यहाँ पुट कर दीजिए 0 तो आपकी इक्वेशन सिर्फ ये मिलेगी। क्लियर है। एक v से v कैंसिल आउट हो गया है, 2 को इधर ले जाइए तो ये हो गया 2gt अपॉन v इज इक्वल टू log v प्लस v माइनस v। क्लियर है। नाउ एंटी लॉग लीजिए, जैसे ही एंटी लॉग लोगे तो ये क्या होगा v प्लस v अपॉन v माइनस v इज इक्वल टू e टू दी पावर 2gt अपॉन v। इस e टू दी पावर 2gt अपॉन v को मैं लिख सकती हूँ e की पावर gt अपॉन v अपॉन में e की पावर माइनस gt अपॉन v लिख सकती हूँ। योगांतर अनुपात से, योगांतर अनुपात आपने पढ़ा है क्या होता है कि अगर a अपॉन b इक्वल है c अपॉन d के तो क्या होती है a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन में c प्लस डी। कहीं आपने ये भी पढ़ा होगा कि यहाँ पे b माइनस ए होता है, यहाँ d माइनस सी, तो वो माइनस कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। तो योगांतर अनुपात होता है, अगर ये दो वैल्यूज इस तरीके से है तो योगांतर अनुपात ये होता है। तो ये हो गया मेरे सबसे पहले इसके लिए a अपॉन में b, a ये है और b है, क्या आएगा a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, तो a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। c और d ये है तो c माइनस डी अपॉन सी प्लस डी। क्लियर है। यहाँ कैपिटल v कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस क्या बचा 2 स्मॉल v, यहाँ स्मॉल v कैंसिल आउट क्या बचेगा 2 कैपिटल v। ये फॉर्मूला आपका किसका है, आपको अगर पढ़ा हो तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर रिपीट करके। ठीक है। आपने साइन हाइपरबोला x क्या होता है, साइन हाइपरबोला x e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन में 2 ये होता है। कोस हाइपरबोला x है वो मेरा बराबर होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x अपॉन में 2। तो जब 10 निकालोगे तो क्या करोगे, इसमें इससे डिवाइड कर दोगे, जैसे ही डिवाइड करोगे 10 हाइपरबोला x का 2 से 2 कैंसिल आउट, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, यही मिलेगा। तो आपकी ये देखिए ये जो फॉर्म है उसी तरीके से तो है, x की जगह क्या है gt अपॉन v, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया 10 हाइपरबोला gt अपॉन में v का। क्लियर है। ये देखिए आपको वही मिल गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, स्मॉल v किसके बराबर कैपिटल V 10 हाइपरबोला gt अपॉन v। ये जो समीकरण 7 है वो किसको शो करती है, वेग तथा समय के बीच के संबंध को शो करती है। क्लियर ये चीज ना। अब तीसरा रिलेशन जो बचा है वो क्या है, समय t और दूरी x के बीच में, वो हम किससे फाइंड करते हैं, इस इक्वेशन से फाइंड करते हैं जहाँ वेग v निकालते हैं। v का मान क्या होता है dx ओवर dt, पुट कर दीजिए यहाँ पे, ये इक्वेशन होगी। वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए चरों को, x के एक तरफ और t के एक तरफ, समाकलन कीजिए। dx का तो क्या हो गया x, इसका करोगे याद रखना 10 हाइपरबोला में जिससे 10 x का होता है log sec x और माइनस log cos x,
उसी तरीके से tan हाइपरबोला का वही होगा, लेकिन ये हाइपरबोला है जिसमें नेगेटिव वैल्यूज डिफाइन नहीं होती, ओनली पॉजिटिव होता है। क्लियर है? तो tan हाइपरबोला x का जो समाकलन होगा वो क्या लिया है हमने, log cos हाइपरबोला x लिया है, और x का मान क्या है, gt/v। तो tan हाइपरबोला का क्या होगा, log cos हाइपरबोला gt/v, और अपॉन में g/v, क्योंकि t के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये तो क्या हो गया v²/g प्लस समाकल स्थिरांक c3। अब स्टार्टिंग पॉइंट जो विराम अवस्था का बिंदु है a, उस पर x भी क्या है 0 और t का मान भी क्या है 0। तो x 0, t का मान 0, t का मान 0, तो कोस हाइपरबोला का मान क्या हो गया 0 का 1 और log 1 का मान 0। तो c3 क्या हो गया आपका 0 हो चुका है। c3 का मान समीकरण 8 में रखने पर 0 हो गया। तो x = v²/g log cos हाइपरबोला gt/v। ये जो इक्वेशन नंबर 9 है समीकरण 9, ये दूरी x और समय t के बीच के जो रिलेशन है उसको शो करती है। क्लियर है? तो ये हो गया कि जब हमारा प्रतिरोध वेग के वर्ग के समानुपाती है और उसे किसी विराम अवस्था से नीचे की ओर फेंका जाता है, उस केस में कण की गति का समीकरण क्या होता है। क्लियर है ये चीज ना? अब ये तो था कि जब कण को नीचे की ओर फेंका गया, अब है जब कण को हमने ऊपर की ओर फेंका है। क्लियर है ना? तो यहाँ देखिए आपको डेरिवेशन स्टेटमेंट देखिए। पहले एक कण को प्रतिरोधी माध्यम जिसका प्रतिरोध वेग के वर्गानुपाती है में गुरुत्वाकर्षण के अधीन u वेग से सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो कण की गति की विवेचना करना। एक कण है जिसका प्रतिरोध कण के वेग के वर्ग के समानुपाती है, ठीक है, और उस कण को u वेग से, यानी नीचे से आप ऊपर फेंकोगे, तो जब आपने नीचे से फेंका तो उसका वेग क्या है, u वेग, u है, तो उस बिंदु से ऊपर की ओर जब उसे फेंका तो u वेग से उस कण को कहाँ फेंका गया, ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो उस केस में कण की गति का समीकरण क्या होगा। एक कण है जिसका प्रतिरोध वेग के वर्ग के समानुपाती है, उसे नीचे से किसी भी बिंदु से ऊपर फेंका गया है, और किस वेग से, u वेग से, और u कांस्टेंट वैल्यू से, इतना ध्यान रखना, u वेग से ऊपर की ओर फेंका गया है, उस केस में कण की गति क्या होगी, ये हमें फाइंड करनी है। क्लियर है ना? यहाँ पर देखिए ये है मेरा बिंदु A, इस और ये है बिंदु B अधिकतम। इस बिंदु A से मैंने कण को कहाँ, उधर ऊपर की ओर फेंका गया, जहां पर वेग क्या है, u है, जब फेंका गया। क्लियर है? mg कण का क्या है, बल है, जहाँ m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण, प्रतिरोध तो वही होगा m के v²। आपको पिछले डेरिवेशन बता दी हूँ उसी तरीके से। ये जो बिंदु P किसी समय t पर कण की स्थिति की, जब आपने यहाँ बिंदु A से कण को ऊपर फेंका तो t समय पर जो मेरा कण है वो कहाँ पर स्थित है, बिंदु P पर स्थित है, जिसकी A से दूरी तो क्या है, x है, और वेग क्या है, v। क्लियर है? एक चीज और ध्यान रखना, जब आप कण को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है, चाहे वेग के समानुपाती और वेग के वर्ग के समानुपाती हो, हम इसमें अधिकतम ऊंचाई यानी अधिकतम दूरी और अधिकतम समय क्या लगता है वो भी फाइंड किया जाता है, क्योंकि उसको ऊपर तक फेंक रहे हो, ऊपर तक की अधिकतम लेंथ कितनी होगी ये भी हम फाइंड करेंगे, सिर्फ इनमें जब ऊपर की ओर फेंका जाता है। क्लियर है? अब देखिए, माना एक m द्रव्यमान के कण को u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, जिसका प्रतिरोध माध्यम के वेग के वर्गानुपाती है। क्या है कि एक m द्रव्यमान का कण है जिसे इस बिंदु A से u वेग के साथ ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, जहां प्रतिरोध क्या है, वेग के वर्ग के समानुपाती है। वर्गानुपाती या वर्ग समानुपाती एक ही मीनिंग है। माना t समय पर जो मेरा कण है वो किस पे स्थित है, बिंदु P पर स्थित है, जिसकी A से दूरी क्या है, x है, और वेग क्या है, v है। तो इस बिंदु P पर कण की गति का समीकरण। अब आप कण को नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हो, तो मैंने आपको बताया था जब ऊपर की ओर फेंका जाता है तो कण की गति का समीकरण में क्या लेते हैं, माइनस के mg माइनस r। इस चीज का ध्यान रखना। तो कण की गति की समीकरण होगी हमारी md²x/dt² इज इक्वल टू माइनस mg माइनस m के v²। mg कॉमन ले लीजिए तो इक्वेशन क्या बचेगा, 1 + k/g इंटू v²। m से m कैंसिल आउट, d²x/dt² क्या बचा, माइनस g इंटू 1 + k/g इंटू v²। अब हमने माना कि कण का अंतिम वेग क्या है, v है, कैपिटल V, तब त्वरण का मान क्या होता है, 0। और आप इसको किस तरीके से फाइंड करोगे, नीचे यानी यहाँ माइनस के साइन से,
तो 1 माइनस के अपॉन जी इंटू वी स्क्वायर कैपिटल वी 0, तो वी स्क्वायर का मान क्या हो गया जी अपॉन के। क्लियर है। आप इसका मान समीकरण 1 में रख दीजिए तो आपकी इक्वेशन ये होंगी। त्वरण के दो मान और होते हैं, डीवी ओवर डी या वी डीवी ओवर डी एक्स, जो बराबर हो गया माइनस जी अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर। एक चीज मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कण का अंतिम वेग हम कौन सी इक्वेशन से फाइंड करते हैं, नीचे की ओर आते हुए गति के समीकरण से। ठीक है, यहाँ पर इसमें रख के नहीं फाइंड किया है, सिर्फ ये उसी केस से फाइंड कर सकते हैं। तो नीचे की ओर जब कण है उसी केस से हमने ये v का मान लिया है ना। अब हमें वही रिलेशन फाइंड करने होंगे, x और v में क्या होते हैं, v और t में क्या होते हैं, t और x में क्या होते हैं। अब अगर x और v में हमें रिलेशन फाइंड करना है तो हम त्वरण का मान क्या लेंगे, v dv ओवर dx लेंगे। आपके डेरिवेशन सेम से हैं, अगर आपने समझ लिए एक, अगर आपने अच्छे से डेरिवेशन समझ लिए तो आप खुद सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, और उस क्वेश्चन भी उसके इतने ही इजी हैं। ठीक है ना। x और वेग में संबंध निकालना है v में, तो अब त्वरण का कौन सा मान लेंगे, v dv ओवर dx। ठीक है, समीकरण 3 से ये मान हो गया। v और x के चरों को पृथक कर लीजिए, जैसे आपने v और x के चरों को पृथक किया आपकी ये इक्वेशन हो गई ना। दोनों पक्षों का समाकलन कीजिए। इसका समाकलन क्या करोगे आप, कि हमने मान लिया यहाँ पे वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी। ठीक है, आप उस तरीके से इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन क्या हो गया, 1/2 log वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर dx का x प्लस c1 समाकल इस तरह का। नाउ यहाँ पे c1/2 ताकि 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, नाउ 2 एलसीएम ले लीजिए, इक्वेशन क्या होगी, log वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर इज इक्वल टू -2gx अपॉन वी स्क्वायर प्लस c1। अब बिंदु ए के ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, देखिए आप कण को नीचे से ऊपर की ओर फेंक रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ तो x का मान तो क्या है 0, और नीचे से आप कण को ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो वेग क्या दिया हुआ u, क्या आप उस u वेग से कण को ऊपर की ओर फेंक रहे हो, तो x तो 0 है लेकिन वेग का मान क्या है हमारा u है। क्लियर है, तो c यहाँ पुट कर दीजिए x 0 v का मान u, तो c1 का मान क्या हो गया log v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। c1 का मान समीकरण 4 में पुट कीजिए, आपकी ये इक्वेशन होगी। 2gx अपॉन वी स्क्वायर को इधर ले आइए और log v स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर को इधर ले जाइए, तो log a माइनस log b क्या हो जाएगा, log a अपॉन b। क्लियर है, log a अपॉन b, तो यानी ये हो गया 2gx इज इक्वल अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू log v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर। x का मान क्या हो गया, v स्क्वायर अपॉन 2g log v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर। ये जो समीकरण 5 है ये आपकी x दूरी x और वेग v के बीच में रिलेशन को शो करती है। अब बात करते हैं अधिकतम दूरी की, क्योंकि आप कण को a से फेंक रहे हो तो ये जो दूरी थी ये तो सिर्फ मैंने p तक की फाइंड की थी x, लेकिन आप कण को ऊपर की ओर फेंक रहे हो तो वो बिंदु b तक जाएगा। अधिकतम दूरी कितनी तय करेगा, h दूरी तय करेगा। अब अधिकतम दूरी अगर इसकी h है तो इस पॉइंट पर मेरा वेग क्या होता है, 0 होता है। इस चीज को मैं आपको लास्ट डेरिवेशन में भी समझा चुकी हूँ कल और अभी। आपने कण को यहाँ फेंका, मैंने दूरी x किससे डिफाइन की थी, वो t समय पर थी जो बिंदु P पर स्थित था, यानी सिर्फ यहाँ तक की दूरी का डिफाइन किया है। अब अगर आप कण को ऊपर की ओर फेंक रही है तो t समय पर थी, तो कण तो ऊपर की ओर यहाँ तक जाएगा, अधिकतम दूरी तय करेगा। तो अधिकतम दूरी करेगा तो मैंने मान ली कि इसकी अधिकतम दूरी x बराबर तो क्या है, h है, और इस पॉइंट पर मेरा वेग का मान क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है ये चीज ना। ये देखिए पहले यहाँ पर देख लीजिए इसके ऊपर का डायरेक्शन, गति अधिकतम बिंदु B पर पहुंचता है जहाँ x तो क्या हो गया h और वेग क्या हो गया 0। आप x बराबर h और वेग b बराबर 0 यहाँ पुट कर दीजिए, ये 0 हो गया और x की जगह h हो गया। तो आपकी इक्वेशन होगी h इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g log v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। ये है अधिकतम बिंदु, जो उच्चतम बिंदु है मेरा b, उस पर कण की दूरी। क्लियर है। अब एक वैल्यूज और फाइंड कर रही हूँ जो नेक्स्ट इसी में याद यूज में आएगी रिलेशन में। देखिए आपकी जो समीकरण 5 थी वो ये थी। क्लियर है, मैं इसे सिर्फ ये वाला स्टेप ले रही हूँ, एंटी लॉग लेती हूँ तो वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, e की पावर 2gx अपॉन वी स्क्वायर। ये वैल्यूज में एक रिलेशन अभी जो इसमें ही फाइंड करूंगी उसके लिए निकाल रही हूँ। क्लियर है, वैल्यूज को चेंज कर दीजिए तो ये क्या होगा, e की पावर -2gx अपॉन वी स्क्वायर। यहाँ से भी कैपिटल V को मैं ले लीजिए, नीचे से भी कैंसिल आउट, सिर्फ ये इक्वेशन बचेगी ना।
इस वैल्यूज को इधर ले जाइए, ये हो गया 1 प्लस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V का होल स्क्वायर ये, और 1 को भी इधर ले जाइए, ठीक है। ये आपकी ये इक्वेशन होगी, और इसको हटाओगे तो कंप्लीट वैल्यू किस में आ गई, अंडर रूट। फिर से बता रही समीकरण 5 में हमने क्या लिया, दोनों तरफ एंटीलॉग लिया है। जैसे एंटीलॉग लोगे ये इक्वेशन मिलेगी ना, उनको अपोजिट कर दीजिए तो आपकी ये इक्वेशन हो गई है ना। यहाँ से भी v² कॉमन लीजिए, और यहाँ से v² कैंसिल आउट, ये इक्वेशन होगी ना। इस वैल्यूज को जो हर की वैल्यूज है इधर ले जाइए, आपकी ये इक्वेशन मिलेगी। अब 1 को भी इधर ले जाइए तो कंप्लीट ये वैल्यूज होगी, और स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट आ गया। ये इक्वेशन मेरा अभी जो रिलेशन फाइंड करूंगी उसमें यूज आएगी डायरेक्ट, ठीक है, इसलिए फाइंड की है यहाँ पर ना। अब है समय t और वेग v के बीच में क्या संबंध होता है। t और v में फाइंड करवा रहा है तो त्वरण का मान क्या लोगे, dv ओवर dt। समीकरण 3 से लीजिए, त्वरण हो गया dv ओवर dt इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर प्लस स्मॉल वी स्क्वायर। v और t के चरों को पृथक कर लीजिए, ये होगा ना। दोनों पक्षों का समाकलन कीजिए, 1 अपॉन आपको पता ही है इंटीग्रेशन कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। यहाँ पर स्मॉल v के रिस्पेक्ट कर रहे हो, कैपिटल V क्या है, कांस्टेंट है। इसका समाकलन क्या हो गया, 1 अपॉन v tan इनवर्स v अपॉन v, dt का t और c2 समाकल इसका। अब उसी बिंदु a पर वेग तो क्या है, u है, दिया हुआ है, और टाइम क्या रहेगा 0। पुट कर दीजिए, t बराबर ये हो गया 0, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया था, यहीं पर ही आपको जिस डेरिवेशन था कि कण को मैं इस बिंदु से फेंक रही हूँ जहाँ वेग तो दिया हुआ है u, लेकिन इस बिंदु पर टाइम तो कुछ भी नहीं लगेगा जब कण इस पर है, तो यहाँ पर टाइम क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर है ये चीज़ नाउ। पुट कर दीजिए यहाँ पे t बराबर 0 और स्मॉल v बराबर कैपिटल u, तो आपका c2 का मान ये तो डायरेक्ट 0, c2 क्या हो गया 1 अपॉन v tan इनवर्स u अपॉन v। c2 का मान समीकरण 8 में रख दीजिए, ये इक्वेशन होगी। नाउ gt अपॉन वी स्क्वायर को इधर ले आइए, और सॉरी 1 अपॉन वी कॉमन ले लीजिए, यहाँ से भी कैंसिल आउट, यहाँ से भी कैंसिल आउट, ये क्या बचेगा gt अपॉन वी। इसे इधर ले आइए तो आप और इस वैल्यूज को इधर ले जाओगे तो इक्वेशन क्या मिली, tan इनवर्स u अपॉन v माइनस tan इनवर्स v अपॉन v। g अपॉन v को उधर ले जाइए तो t इज इक्वल टू क्या हो चुका है, v अपॉन g tan इनवर्स u अपॉन v माइनस tan इनवर्स v अपॉन v। समीकरण 9 समय और वेग के बीच का रिलेशन में डिफाइन कर दिए। क्लियर है। अब कण को ऊपर की ओर फेंका गया, ये तो t किस पे, t समय पर जो बिंदु p पर था कण, उस केस में समय है। अब अगर ये बिंदु v पर पहुंचेगा तो अधिकतम टाइम लेगा, मैक्सिमम समय क्या होगा इसका, स्मॉल t फाइंड किया है। ये जो स्मॉल t है वो जब कण मेरा इस बिंदु पर स्थित था तब फाइंड किया है। अब अगर कण को ऊपर की ओर फेंका तो ये तो नहीं है कि वो सिर्फ यहीं रहेगा, बिंदु b तक पहुंचेगा। बिंदु b पर वेग क्या होता है, 0 होता है, और यहाँ मैक्सिमम टाइम क्या ले लिया हमने, मान लिया कैपिटल T। तो अधिकतम समय के लिए, ठीक है, अंतिम बिंदु यानी उच्चतम बिंदु b तक पहुंचने में लगा समय तो क्या होगा, कैपिटल T, और वहाँ वेग क्या होता है 0। पुट कर दीजिए, स्मॉल t की जगह तो कैपिटल T और स्मॉल v की जगह 0। यहाँ पर आपने स्मॉल v इज इक्वल टू 0 जैसे पुट किया, tan इनवर्स 0 का मान क्या होता है 0। क्लियर है ये चीज़, आगे आपको समझ में ना। अब है दूरी x तथा समय t के बीच में क्या संबंध होता है। क्लियर है। हम x और t के बीच में जो रिलेशन निकालते थे यहाँ से स्मॉल v की वैल्यू से निकालते हैं, याद है, लेकिन हम इस इक्वेशन से डायरेक्ट यूज में लेते हैं। कैसे, समीकरण 9 आपकी यही इक्वेशन है। अभी हमने एक वैल्यूज फाइंड की थी जो मैंने अभी आपको बताया था कि नेक्स्ट स्मॉल v अपॉन में कैपिटल v। ये देखिए ये कंप्लीट वैल्यू जो कांस्टेंट है सिर्फ x के वेरिएबल के साथ है। स्मॉल v अपॉन कैपिटल V का मान समीकरण 6 से मैं यहाँ रख सकती हूँ इसकी जगह, ये हो गया। ये जो समीकरण 11 है ये x और t के बीच के रिलेशन को शो करती है। क्लियर है ये चीज़ आपको। तो ये हो गया, जब मेरा प्रतिरोध वेग के वर्ग के समानुपाती है तो उस केस में जब कण नीचे की ओर आता है तो गति का समीकरण क्या होता है, और ऊपर की ओर जाता है तो कण की गति का समीकरण क्या होता है। हमारे 4 डेरिवेशन थे, जब वेग के समानुपाती है उसके 2 डेरिवेशन, और वेग के वर्ग के समानुपाती हैं उसके 2 डेरिवेशन है। यह बस इतना ध्यान रखना है कि जब कण को ऊपर फेंका जाता है तो हम उसमें अधिकतम दूरी और अधिकतम समय भी ज्ञात करते हैं। क्लियर है ये चीज़, मैं आपको समझा चुकी हूँ। ये चारों डेरिवेशन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हमारे क्वेश्चंस हैं, आपको चारों डेरिवेशन अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से ही हैं। ठीक है, तो आप इन चारों डेरिवेशन को अच्छे से कर लेना, और अगर किसी भी डेरिवेशन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता देना, मैं फिर से समझा दूंगी।
इसके नेक्स्ट लेक्चर हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन तब तक आप ये डेरिवेशन अपने अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ओके।